हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलके क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में भौतिक शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? यहाँ पर बताना है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क उत्तल लेंस, ख अवतल लेंस, ग परवलयिक लेंस, ग बेलनाकार लेंस। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन क। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो उससे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ पर बताया उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क वाहन के साइड मिरर के रूप में, ख चेहरा देखने के लिए, घ फोकस ज्ञात करने में, घ दाढ़ी बनाने में। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन क। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? यहाँ पर बताना है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क अवतल लेंस, ख अवतल लेंस, ग उत्तल लेंस, ग बेलनाकार लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो उत्तल लेंस। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ग। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है? यहाँ पर बताना है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क केवल वास्तविक, ख केवल काल्पनिक, ग वास्तविक एवं काल्पनिक, घ केवल सीधा। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है? तो वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों बनती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? यहाँ पर आपको बताना है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है क फोकस पर, ख वक्रता केंद्र पर, ग ध्रुव पर, घ ध्रुव और फोकस पर। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? तो वक्रता केंद्र बनेगा। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ख। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब होते हैं। यहाँ पर बताना समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क काल्पनिक, ख वास्तविक, ग दोनों प्रकार के, घ इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन क। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तल दर्पण द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब होता है। यहाँ पर बताना है आपको उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क उल्टा, ख सीधा एवं बड़ा, ग उल्टा एवं बड़ा, घ सीधा एवं छोटा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा एवं छोटा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन घ। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। यहाँ पर बताना गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क आधी, ख दुगुनी, ग तीन गुनी, घ इनमें से कोई नहीं। तो गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन क। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। यहाँ पर बताने स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क लाल, ख हरा, ग पीला, घ बैगनी। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी का होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, बैगनी। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव सबसे कम होता है? तो लाल का होता है। इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। यहाँ पर बताना है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क आपतन कोण, ख प्रवर्तन कोण, घ निर्गत कोण, घ इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो प्रवर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ख। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11,
जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। यहाँ पर बताना, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। यहाँ पर ऑप्शन है क अविलंब से दूर, ख अविलंब से निकट, ग अविलंब के समानांतर, घ इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो अविलंब के निकट। यहाँ पर राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है? यहाँ पर बताएं इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क प्रकाश का परिवर्तन, ख प्रकाश का अपवर्तन, ग प्रकाश का बड़ विक्षेपण, घ इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश का बड़ विक्षेपण पर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण क्या होगा? यहाँ पर बताना है किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ग, समतल। वो दर्पण समतल होता है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, प्रकाश के बड़ विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? यहाँ पर बताना प्रकाश की बड़ विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क दर्पण, ख लेंस, घ प्रिज्म, घ कांच की सिल्ली। तो प्रकाश का बड़ विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म होता है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ग, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, एक लेंस होता है। यहाँ पर बताना एक लेंस क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन है क सभी जगह समान मोटाई का, ख बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, घ किनारों की अपेक्षा बीच पर मोटा, घ इनमें से कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस होता है, तो ये उत्तल लेंस है। इसको देखिए दोनों किनारे पर पतला है और बीच में मोटा है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ग, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना प्रदर्शित करता है? यहाँ पर बताएं टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है का प्रकाश का परिवर्तन, ख प्रकाश का अपवर्तन, ग प्रकाश का विक्षेपण, ख प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का परिकीर्णन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यहाँ पर बताना निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क अवतल लेंस, ख उत्तल लेंस, घ समतल एवं अवतल लेंस, घ इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की होती है। यहाँ पर राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, निम्न में से किस माध्यम की चाल अधिकतम होती है? यहाँ पर बताना निम्न में से किस माध्यम की चाल अधिकतम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क हवा, ख जल, घ शीशा, घ हीरा। तो निम्न में से किस माध्यम की चाल अधिकतम होती है? तो हवा की होती है। यहाँ पर राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखता है? यहाँ पर बताना है निम्न में से क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क वायुमंडल का होना, ख वायुमंडल एवं प्रकीर्णन का न होना, ग ज़्यादा प्रकीर्णन का होना, घ केवल काला रंग का होना। तो क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के पीछे काला दिखाई देता है? तो वायुमंडल एवं प्रकीर्णन का ना होना। यहाँ पर राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? यहाँ पर बताना है आपको निम्नलिखित में स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 50 सेंटीमीटर, ख 25 सेंटीमीटर, घ 30 सेंटीमीटर, घ 40 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित में स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, आँख में
जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। यहाँ पर बताना है आँख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित कौन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क कार्निया, ख पुतली, ग परितारिका, घ दृष्टिपटल। तो आँख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है पुतली। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। यहाँ पर बताना नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष क्या होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क निकट दृष्टि दोष, घ दूर दृष्टि दोष, घ जरा दृष्टि दोष, घ दृश्य विस्मय। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष दूर दृष्टि दोष होता है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा चश्मे का उपयोग किया जाता है, उसमें लगे लेंस होते हैं। यहाँ पर बताना दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का उपयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है क उत्तल लेंस, ख अवतल लेंस, घ बेलनाकार लेंस, घ बाइफोकल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को उत्तल लेंस का उपयोग होता है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, मानव नेत्र जिस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। यहाँ पर बताना मानव नेत्र में जिस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। ऑप्शन है क कार्निया, ख पुतली, घ परितारिका, घ दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह दृष्टिपटल है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। यहाँ पर बताना सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क फेरस, ख सोना, ग कॉपर, घ जिंक। तो सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है, तो कॉपर करता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। यहाँ पर बताना है विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा 12 पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क उष्मीय प्रभाव, ख चुंबकीय प्रभाव, घ गतिरोध पर, घ संवहन पर। तो विद्युत हीटर विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उष्मीय प्रभाव पर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज़ का बना होता है। यहाँ पर बताना है विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज़ का बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क लोहे का, ख तांबा का, घ टंगस्टन का, घ एल्युमिनियम का। तो विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज़ का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोध निर्भर करती है। यहाँ पर बताना है किसी चालक की विद्युत प्रतिरोध निर्भर करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ग चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, घ इनमें से सभी। तो किसी चालक की प्रतिरोध निर्भर करती है तो इनमें से सभी, यानी कि चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इन सभी पर निर्भर करती है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है। यहाँ पर बताना है ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क विभवांतर, ख धारा, घ ताप, घ दाब। तो ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है, तो दाब का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क लकड़ी, ख गोबर गैस, घ नाभिकीय ऊर्जा, घ कोयला। तो निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, इसे याद रखना होगा। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं, इससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।